हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, अब हम उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी के अंदर हम लास्ट जो टॉपिक था वो क्या पढ़ रहे थे? हम हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसके बारे में हमने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी, जो कि क्विक रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ी जा सकती है, या जो एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन के पर्पज़ से आ सकती है, जो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल डिटेल में हमने नहीं की है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं की हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हमने हाई कोर्ट पढ़ लिया, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हार्डली 10 to 15 मिनट का होगा ये, ठीक है। बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जाता हो, वैसे तो पूछा ही जाता है। जब ज़्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन होता है तो उस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो हाई कोर्ट से नीचे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बता दूंगी, और उससे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड 5-7 जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है उच्च न्यायालय। क्या आता है? उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के अंदर ही तो बाकी सब जो कोर्ट्स होते हैं वो आते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट तो हर स्टेट का अलग है। हाई कोर्ट के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, किस हिसाब से हो सकता है, किस आर्टिकल के तहत हो सकता है, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उच्च न्यायालय होता है सबसे ऊपर जो होता है स्टेट के अंदर, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। क्या होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ठीक है। हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, जिसमें कि एक तो क्या होता है? एक तो होता है, एक साइड तो होता है दीवानी पक्ष, और एक साइड होता है फौजदारी पक्ष, जिसमें कि एक साइड क्या आएगा? एक साइड तो दीवानी पक्ष आएगा, और एक साइड आएगा इसके अंदर फौजदारी पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर जो लिख लो, यहाँ पर लिख लो दीवानी पक्ष। कौन सा? दीवानी पक्ष, ठीक है। दीवानी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो इस तरफ आएंगे, और जो फौजदारी वाले होते हैं वो इस तरफ, फौजदारी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं किस हिसाब से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो दीवानी पक्ष है उसमें क्या आएगा? उसके अंदर आएगा अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और इसके नीचे क्या आएगा? इससे नीचे जो आता है, इसके अंडर जो आता है वो आता है मुंसिफ अदालत, ठीक है। यहाँ पर आता है मुंसिफ अदालत। अब फौजदारी के उसमें देखते हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक, मुख्य न्यायिक एक मिनट,
दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, तो ये फौजदारी में आता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। उसके अंडर क्या आता है? न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। फिर इसके नीचे आता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्ट्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आ गया हमारा हाई कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट तो जितने भी कोर्ट्स हैं सब में, जितने भी स्टेट के कोर्ट्स हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम तो कोर्ट तो एक ही है, तो इसलिए उसको ना पढ़ के हम हाई कोर्ट्स पढ़ रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या आ गया? हाई कोर्ट आ गया। मतलब ये सब, ये जितने भी कोर्ट्स हैं ना, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स और जो होते हैं ये हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट सबसे पहले हो गया हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उसके अंडर कौन सा आएगा? उसके अंडर जो आएगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। जो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और जो तहसील वगैरह के होते हैं वो वाले आते हैं। ठीक है, तो उनमें से भी एक तो होता है दीवानी पक्ष। ठीक है, दीवानी पक्ष एक होता है फौजदारी वाला। एक तो हो गया जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, एक हो गया क्राइम से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं वो दीवानी पक्ष में जाएंगे, और जो फौजदारी यानी कि क्राइम वगैरह से रिलेटेड होंगे, चोरी वगैरह इन सब चीज़ों से होंगे, वो फौजदारी पक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो अब दीवानी पक्ष में क्या आएगा? दीवानी पक्ष के अंदर आता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। तो दीवानी पक्ष में सबसे पहले आता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और फिर उसके नीचे आता है जो मुंसिफ अदालत होती हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर आती है। इधर फौजदारी पक्ष में क्या आएगा? फौजदारी पक्ष में पहले होता है जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है, उसके अंडर क्या आता है? न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ठीक है, तो आई होप ये कोर्ट्स के बारे में आपको, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, 6 आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल को देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 233 या अनुच्छेद 233। तो जो आर्टिकल 233 या अनुच्छेद 233 है, उसकी विषय वस्तु क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसकी? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, किसकी नियुक्ति? जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीशों की। एक मिनट, गलत हो गया, इसको ठीक कर लो, सॉरी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 233 का क्लॉज ए। ठीक है, अनुच्छेद 233 का क्लॉज ए। अब ये जो अनुच्छेद 233 का क्लॉज ए है, ये क्या बताता है? कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मान्यकरण तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण, उनके द्वारा निर्णयों
एक मिनट, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आर्टिकल, वो आता है आर्टिकल 234 या अनुच्छेद 234। तो जो अनुच्छेद 234 है उसकी विषय वस्तु क्या है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। ठीक है, पहले 3 आर्टिकल देख लो, बाकी के 3 नेक्स्ट उसमें बता दूं, अगले उसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 233। तो जो आर्टिकल 233 है उसकी विषय वस्तु क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब जो स्टेट जजेस, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जो जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो उनका अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 233 के तहत उनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल 233 की क्लॉज ए है, वो क्या बता रहा है कि कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो कतिपय जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की मान्यकरण तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण। मतलब जो भी जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हुई है, जो अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस जिनको अपॉइंट किया गया है, उनके अपॉइंटमेंट को माना जाएगा। ठीक है, और उनके द्वारा जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं किसी भी केस से रिलेटेड, वो भी मान्यकरण होंगे, उनको भी माना जाएगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो भी बातें बताई गई हैं वो सब कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? आर्टिकल 233 के क्लॉज ए में बताया गया है कि जो भी जिला न्यायाधीश अपॉइंट होगा तो वो माना जाएगा कि हाँ एज ए जज इनको अपॉइंट किया गया है। ये भी मान्यकरण होगा कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 233 के ए क्लॉज के तहत। देन वो जो भी डिसीजन देंगे किसी भी केस से रिलेटेड वो भी मान्यकरण होगा। ठीक है, तो ये बातें हमको आर्टिकल 233 के क्लॉज ए में बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 234। तो जो आर्टिकल 234 है वो क्या बताता है कि जो न्यायिक सेवा है उसमें जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। जो न्यायिक सेवा में, मतलब ये थोड़ी ना है कि न्यायिक सेवा में केवल जिला न्यायाधीश ही होते हैं, उनके अलावा और भी तो लोग होते हैं, जैसे स्टेनो हो गए, तो ये सब लोग भी तो होते हैं। तो इन लोगों की भी तो ज़रूरत होती है कोर्ट के अंदर। तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 234 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 234 के तहत किसको छोड़कर? भाई जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो अभी हो गई ना पहले वाले आर्टिकल में, तो उनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके अलावा और जो भी लोग होते हैं न्यायिक सेवा में अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, तो वो आर्टिकल 234 के अंडर करी जाती है। तो इस सब बारे में आर्टिकल 234 में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 235 की तरफ। आर्टिकल 235 अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 की विषय वस्तु क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 236 अनुच्छेद 236। इसमें केवल व्याख्या दी गई है।
ठीक है, सब बातों की व्याख्याकरण के मतलब व्याख्यान किया गया है, उस सब चीज़ों का व्याख्या की गई है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा अनुच्छेद 237 या आर्टिकल 237। तो आर्टिकल 237 क्या बताता है? इस अध्याय के प्रावधानों का इस अध्याय के प्रावधानों का इस अध्याय के प्रावधानों का दंडाधिकारियों के किसी वर्ग के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना। देखो, तो हमारा जो टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 235 है उस अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड, तो वो क्या बता रहा है, उसकी विषय वस्तु क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पर भी नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, तो उन पर जो नियंत्रण रखा जाता है, तो उन पर नियंत्रण कौन से आर्टिकल के तहत रखा जाता है? आर्टिकल 235 के तहत उन पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 236 आर्टिकल 236। तो आर्टिकल 236 में व्याख्या की गई है सबऑर्डिनेट कोर्ट की। ठीक है, हमको इनके अंदर नहीं पढ़ना है, हमको केवल एग्ज़ाम के हिसाब से। अगर आप ये देखेंगे कि आपका स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम है ना, तो आर्टिकल्स तक ही सीमित है। आर्टिकल्स के अंदर क्या बातें हैं वो केवल हमको, अगर हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है तब बताई गई है, एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 237 जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का या अधीनस्थ न्यायालय का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इस अध्याय के प्रावधानों का, जो भी ये अध्याय है, इसके जितने भी जो भी इसके प्रावधान हैं, प्रावधानों का दंडाधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना। इसके अंदर जो भी प्रावधान दिए गए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड, ये जो अध्याय है इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं, तो जितने भी दंडाधिकारी होते हैं उन पर ये सब लागू किए जाते हैं। उनका जो ग्रुप होता है, उनका जो वर्ग होता है, वर्ग या जितने भी वर्ग टोटल जो भी वर्ग होते हैं, वर्ग या वर्गों पर उसका लागू होना, तो वो किसके अधीन मतलब कौन से आर्टिकल के तहत ये लागू किए जाते हैं? आर्टिकल 237 के तहत ये प्रावधान उन पर लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा वैसे तो, अगर ये इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप इजीली वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आपका कोई भी सजेशन वगैरह है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको डेफिनेटली फॉलो करूँगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं, उसके लिए आपकी ये जो पॉलिटी की क्लास और जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, दोनों बेनिफिट देंगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।